So hello everyone, welcome to Bansal Academy. This is Lisha, physics tutor at Bansal Academy. So in this video today we are going to discuss about simple harmonic motion basically. ठीक है, जो हमारा HPTGT में जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आता है ना। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर भी चेक किए होंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड, वेदर उसकी एनर्जी से रिलेटेड या फिर जो हमारा सिंपल पेंडुलम, वैसे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं बट उनमें से जो सिंपल पेंडुलम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलता ही है, उसके टाइम पीरियड का इफेक्ट। ठीक है, दैट इज बीइंग सीन मोस्ट प्रोबेबली इन ऑल द प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, राइट। सो एक्चुअली हमें हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है, हमारा मेन फोकस रहेगा सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड, उसकी एनर्जी, उसको स्टडी करना। बट आपको पता होना चाहिए दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक स्पेसिफिक केस है सिंपल पेंडुलम, राइट। सिंपल और जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो स्पेसिफिक केस है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का। एंड ऑसिलेटरी मोशन इज समवॉट रिलेटेड टू पीरियोडिक मोशन। तो अगर आपको उस चेन पे पहुंचना है, किस चेन पे पहुंचना है, ठीक है, किस चेन पे पहुंचना है आपको। सो आई वाज सेइंग कि अगर आपको उस चेन पे पहुंचना है, किस चेन पे पहुंचना है, मैंने आपको कहा कि हम अगर सिंपल पेंडुलम पे पहुंचना चाहते हैं, अगर मैं सिंपल पेंडुलम पे पहुंचना चाहती हूँ तो मुझे सिंपल पेंडुलम पे पहुंचने के लिए आई शुड हैव द नॉलेज ऑफ एसएचएम। और एसएचएम से पहले, एसएचएम किसका पार्ट है, ऑसिलेटरी मोशन का पार्ट है, तो मुझे ऑसिलेटरी मोशन भी अच्छे से पता होना चाहिए। और ऑसिलेटरी मोशन को अगर मुझे पढ़ना है उससे पहले मुझे पता होना चाहिए पीरियोडिक मोशन के बारे में। ठीक है, तो देखो एक सिंपल पेंडुलम को स्टडी करने से पहले जो हमें चीजें एक्चुअली डिटेल में स्टडी करनी है वो है पीरियोडिक मोशन, देन वी नीड टू स्टडी अबाउट ऑसिलेटरी मोशन, देन एसएचएम, और फिर हम फटाफट से जंप करेंगे हमारे सिंपल पेंडुलम पे और उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन दिस सेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद पीरियोडिक मोशन। ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब वैसे तो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा मोशन जो अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट करेगा। ठीक है, ऐसा मोशन जो अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट करेगा, वो हमारा मोशन जो होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। जैसे गलती करने पर हमारी मम्मी का हमें थप्पड़ लगाना, ठीक है, और हर बार अगर हम गलती करेंगे तो हर बार थप्पड़ लगना इज नेसेसरी, ठीक है, वो पीरियोडिक है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर आपका स्कूल जो है अगर वो 7:30 बजे लग रहा है सुबह, तो 7:30 बजे बेल रिंग करना इज कंपल्सरी, वो एक और 7:30 बजे ही होगा। ठीक है, तो दैट इज पीरियोडिक मोशन, हर रोज 7:30 बजे बेल बज रही है, दिस इज पीरियोडिक मोशन। अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में लगा रही है, दैट इज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे अब हमारा सपोज करो लेक्चर 1 आवर का है, तो 1 आवर बाद हमारे स्कूल में लेक्चर के बाद बेल का रिंग करना इज ऑल्सो पीरियोडिक, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, सो पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं, द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, which repeat itself after regular interval of time, जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है, वो हमारा मोशन कौन सा मोशन है, वो हमारा पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, एग्जाम्पल रिंगिंग ऑफ स्कूल बेल, ठीक है, स्कूल बेल का रिंग करना आफ्टर एवरी 1 आवर ऑफ लेक्चर, हर 1 घंटे के लेक्चर के बाद स्कूल बेल रिंग करेगी, वो पीरियोडिक मोशन है हमारा। ठीक है, और पीरियोडिक मोशन में देखो अगर आप कोई चीज अपने आप को स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिपीट कर रही है तो ये बात क्लियरली माइंड में हमारे सेट होनी चाहिए कि कोई भी एनर्जी लॉस इज नॉट कंसिडर्ड हियर। ठीक है, तभी वो पीरियोडिक है, राइट। देन वी कम ऑन टू ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन क्या है ना। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं ये भी पीरियोडिक ही होते हैं एक तरह के, मतलब जो अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। ठीक है, वो मोशन जो अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट करेगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ऑसिलेटरी मोशन में जो मोशन होगा वो टू एंड फ्रो होगा, टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर का मोशन। ठीक है, इधर उधर का जो मोशन होता है अगर वो अपने आप को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है तो दैट मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, the motion,
ठीक है, एक सेकेंड रुको। ओके, सो द मोशन विच the motion, the to and fro motion of an object which repeat itself after fixed interval of time। ठीक है, जो अपने आप को एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन होता है। ओके, सो लाइक जो जब हम झूले पे बैठते हैं, ठीक है, आगे पीछे मोशन, टू एंड फ्रो मोशन है, पेंडुलम का मोशन या वॉल क्लॉक का जो मोशन है, वॉल क्लॉक के जो पेंडुलम का मोशन होता है, दैट इज ऑल्सो ऑसिलेटरी। ठीक है, सो ऑसिलेटरी मोशंस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो हम बहुत कॉमन यूज करते हैं, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम या मोशन ऑफ स्विंग हो गया, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। फाइन, अब इसके बाद जो ये बात मुझे समझ आई कि ऑसिलेटरी मोशन भी अपने आप को रिपीट करता है फिक्स्ड इंटरवल के बाद, और पीरियोडिक मोशन भी अपने आप को रिपीट करता है फिक्स्ड इंटरवल के बाद। मतलब ऑसिलेटरी और पीरियोडिक एक बात हुई? नहीं। आपको अभी मैंने एक बात बताई ना कि यहाँ पे मोशन कैसा होना चाहिए, टू एंड फ्रो होना चाहिए। तो यू कैन से दैट ऑसिलेटरी मोशन इज द स्पेसिफिक केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। मतलब जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक हैं, लेकिन सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कोई चीज ऐसे गोल गोल घूम रही है, ठीक है, बार बार सेम टाइम पे गोल गोल घूम रही है, जैसे अर्थ जो है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, तो ये पीरियोडिक है लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि इसमें टू एंड फ्रो मोशन नहीं है ना। सो ऑल पीरियोडिक, ऑल ऑसिलेटरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ऑल ऑसिलेटरी, लगभग 99% ऑसिलेटरी मोशंस जो होते हैं वो पीरियोडिक ही होते हैं। फिर आप कहोगे कौन से ऑसिलेटरी पीरियोडिक नहीं होते? एक स्पेसिफिक केस होता है जिनमें एनर्जी लॉस होने लग जाएगा ना, जिन मोशंस में एनर्जी लॉस होने लग जाएगा वो फिर हमारा पीरियोडिक नहीं रहेगा। क्योंकि अगर सोचो, अगर मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है और मैंने इसको पहले ये मैक्सिमम यहाँ तक आ रहा था और इसमें एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो ऑब्वियसली इसका एम्पलीट्यूड छोटा छोटा होता जाएगा, है ना, और अल्टीमेटली इट विल कम टू रेस्ट। फिर ये पीरियोडिक कहाँ हुआ, फिर कहाँ रिपीट कर रहा है? अगर अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू कम एट रेस्ट, तो फिर ये कहाँ रिपीट कर रहा है, कहाँ से ये पीरियोडिक होगा ना, है ना। कहाँ पहले तो एम्पलीट्यूड यहाँ तक आ रहा था, अब तो यहाँ तक आ रहा है, कैसे पीरियोडिक होगा? तो वो ऑसिलेटरी मोशंस जिनमें एनर्जी लॉस हो जाता है वो पीरियोडिक नहीं होते, और जिनमें नहीं होता वो सारे के सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक होते हैं। ठीक है, सो ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक बट नॉट ऑल पीरियोडिक आर ऑसिलेटरी। क्लियर है बात ये? ठीक है, और ये बात आपको वैसे पता होनी चाहिए, बुक में तो एज इट इज लिखी होती है कि सारे ऑसिलेटरी पीरियोडिक कब नहीं होते हैं, जिनमें एनर्जी लॉस होने लग जाए। अगर एनर्जी लॉस हो गया देन इट इज नॉट पीरियोडिक, राइट, नॉट। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, पीरियोडिक मोशन सारे के सारे ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, अब ना एक वर्ड यूज होता है, एक्चुअली हार्मोनिक वर्ड यूज होता है। हार्मोनिक वैसे फंक्शंस वो होते हैं हमारे, जो ये साइन कॉस के फंक्शंस है ना, ये सारे हमारे हार्मोनिक फंक्शंस हैं। क्योंकि ये भी एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं, तो पीरियोडिक और हार्मोनिक हम यहाँ पे एक ही बात लेके चलते हैं। ठीक है, हार्मोनिक मोशन मतलब पीरियोडिक मोशन ही, राइट। आई थिंक ये बात क्लियर रहेगी हमें। अब मुझे फटाफट से, आप लोग फटाफट से सोचेंगे, ठीक है, कि स्ट्रिंग ऑफ गिटार, स्ट्रिंग ऑफ गिटार ये ऑसिलेटरी में आएगी? जब आप गिटार की स्ट्रिंग को ऐसे बजाओगे तो वो ऑसिलेटरी में आएगी या पीरियोडिक में आएगी? ठीक है, तो वो ऑसिलेटरी में आएगी। व्हाई इट विल कम इन ऑसिलेटरी? क्योंकि वो टू एंड फ्रो मोशन हो जाएगा ना, वो पीरियोडिक मोशन नहीं है, वो कैसा मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन हो जाएगा, राइट। सो इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ऑसिलेटरी मोशन इतना स्पेसिफिक क्यों है? पीरियोडिक मोशन को तो हम इतनी ध्यान से नहीं पढ़ते जितनी ध्यान से हम ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ते हैं। ऑसिलेटरी मोशन की ये खास बात है कि इसमें जो पार्टिकल है ना, वहां उसके ऊपर फोर्स लगता है, और वो फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जाना चाहता है। व्हाट इज दैट मीन पोजीशन? मीन पोजीशन मतलब जो उसकी स्टेबल पोजीशन है। ठीक है, कौन सी पोजीशन? जो उसकी स्टेबल पोजीशन है। स्टेबल पोजीशन है मतलब उसकी कौन सी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन है मतलब उस टाइम उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है?
जीरो है, ठीक है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, जीरो है, और वो मतलब आराम से मिनिमम एनर्जी स्टेट में है, तो उस पोजीशन पे पार्टिकल के ऊपर मतलब फोर्स लगती है ऑसिलेटरी मोशन में। मतलब सपोज करो अगर आपके पास एक पार्टिकल है, अब एक बॉक्स है, स्पिन के साथ टाइड है, ठीक है, आपने इसको इधर खींचा, तो आपको सबको पता है कि इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। अगर आप इसे कंप्रेस कर दो तो इधर की डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी जो इसको क्या करेगा, इधर लेके जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि अगर आप इसको इधर लेके आ रहे हो, अब इसकी मीन पोजीशन ये है स्टेबल पोजीशन, अगर आप इसको इधर लेके आ रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हुआ जो इसको मीन पोजीशन की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। एंड इफ यू आर स्ट्रेचिंग इट आउट, तो आप इसको मीन पोजीशन से दूर लेके जा रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे एक्ट करेगा, जो इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन में एक फोर्स एक्ट करती है जो पार्टिकल को कहाँ लेके जाने की कोशिश करती है, उसके मीन पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करती है। ठीक है, सो और वो मीन पोजीशन होती कौन सी है, वो जो मीन पोजीशन होती है दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेबल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या फिर आप कह सकते हो जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो आप ये लाइन लिख भी सकते हो कि इन ऑल ऑसिलेटरी मोशंस, सारे ऑसिलेटरी मोशंस में, इन ऑल ऑसिलेटरी मोशंस अ फोर्स एक्ट्स which tries to take the particle towards the mean position, टुवर्ड्स मीन पोजीशन कह लो या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कह लो। ठीक है, वहां पे उसको लेके जाने की कोशिश करती है। अब एक्चुअली ये जो ऑसिलेटरी मोशंस होती है ना, मतलब इनमें फोर्स लगता है नेगेटिव ऑफ के एक्स रेज टू पावर एन। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि देखो अगर आप इसको इधर खींच रहे हो पार्टिकल को, तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर डेवलप हो रही है, इधर डेवलप हो रही है। अगर आप इसे कंप्रेस कर रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर डेवलप हो रही है। तो अपोजिट टू योर अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हो रही है, इसलिए नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स या अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्ट कर रही है। के कांस्टेंट है जो नेचर पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे जो एन है ये पावर ऑड होनी चाहिए। अब ये ऑड क्यों होनी चाहिए, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इवन क्यों नहीं रख सकते ये पावर, क्योंकि देखो आपको पता है जो फोर्स है दैट शुड बी अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो फोर्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स भी पॉजिटिव वेक्टर है। और अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। अब आप करके देख लो, मान लो आपने x लिया, n लिया 5, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स रेज टू पावर 5। मान लो x आपका पॉजिटिव है, अगर x आपका पॉजिटिव है तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव की पावर 5 पॉजिटिव ही आएगा, ये नेगेटिव में आ गया। और अगर आपका x नेगेटिव है, रख के देखो यहाँ पे x को नेगेटिव, तो नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ना, है ना, यही बताया ना कि वो ऑसिलेटरी मोशंस में एक फोर्स लगता है जो आपके फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लेके जाने की कोशिश करता है। और अगर आप यहाँ पे और इवन पावर ले लेते हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं करते हैं। तो एन जो है हमारा वो ऑड ही होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, है ना। और अगर आप बात करो एट मीन पोजीशन पे एक्स कितना हो जाएगा, एन जो मर्जी हो, एक्स कितना हो जाएगा, मीन पोजीशन पे एक्स हो जाएगा 0। ठीक है, मीन पोजीशन को हम पार्टिकल की एक्स इसको 0 ले लेते हैं, इधर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो x हो जाएगा 0, अगर x 0 हो जाएगा तो f इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0, 0 हो जाएगा। तो अभी आपको क्या बताया, मीन पोजीशन क्या होती है जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। यहाँ से भी नेट फोर्स 0 हो जाता है, पावर कुछ भी हो, 0 इंटू समथिंग इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, तो इसीलिए पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाना चाहता है ना, एवरीवन इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू एक्वायर स्टेबिलिटी, इसीलिए फोर्स एक्ट करता है। अब हम आते हैं, हमने पीरियोडिक पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, अगर आपको चेन याद हो, मैंने चेन कैसे बताई थी, हमारी चेन थी पीरियोडिक से शुरू होनी है, फिर ऑसिलेटरी पे जाना था, पीरियोडिक पढ़ लिया, ऑसिलेटरी पढ़ लिया, एग्जांपल्स पढ़ लिए, अब आना है एसएचएम पे, फिर सिंपल पेंडुलम पे जाएंगे, फिर हम अपने क्वेश्चंस पे जाएंगे, है ना, यही थी ना हमारी लाइन, यही थी हमारी।
ठीक है, तो यहीं से आ जाओ फिर। अब आते हैं SHM पे। अब ये SHM क्या है ना, ये क्या कहानी है ये SHM की। तो लेट अस स्टडी अबाउट SHM विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक, हार्मोनिक मैंने आपको बता दिया पीरियोडिक, ठीक है, जो रिपीट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी आपको पता है मैंने ऑसिलेटरी मोशन की आपको इक्वेशन बताई है -kx⁴n, जहाँ पे n हमारा ऑड है। ठीक है, अगर मान लो n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 कुछ भी पुट कर दो, तो अगर यहाँ से मैं आपको बनेगा तो kx⁴1 -kx⁴3 -kx⁴5 -kx⁴7 कह दो, मैं ऐसे लिखते ही जाओ, है ना, कितने लिखते जाओ। अब इन सब में से अगर आपको सॉल्व करना हो, सबसे सिंपलेस्ट कौन सी पावर सॉल्व करने लगती है? 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11, जो भी सबसे सिंपल कौन सी लगेगी? मेरे ख्याल से सबको यही लगेगी, पावर जिसमें 1 है, सॉल्व करना सबसे इजी यही है। सो दिस इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन, यही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस जिसमें n1 हो जाता है, वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जिसमें आप f -kx लिखते हो और बुक्स में सीधा बोला जाता है f को m में लिख के, कि जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, वो हमारा SHM है। ठीक है, बट कहानी कहाँ से आई है? कहानी उसकी इक्वेशन की आई है, फोर्स की इक्वेशन से आई है, ये चीज ध्यान रखनी है हम लोगों को। सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। और बुक्स में कैसे लिखा जाता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो बस पता लग गया सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। स्पेशल केस है किसका? ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का स्पेशल केस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इससे मुझे एक बात पता लगी कि सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ऑसिलेटरी होंगे। ठीक है, सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होंगे? ऑसिलेटरी होंगे। लेकिन सारे ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक नहीं होंगे, क्योंकि ऑसिलेटरी में तो ये भी आएंगे, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप गांठ बांध लेंगे कि क्या ऑल simple harmonic motion are oscillatory but not all oscillatory are SHM। हर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी है, लेकिन हर एक ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब इसके एग्जांपल्स तो देखो बहुत सारे होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब कैसे कैसे एग्जांपल्स हैं? जैसे आपने एक यू शेप्ड कॉलम ली, ठीक है, उसमें एक लिक्विड भर दिया लिक्विड, एयर ब्लो करी, यहाँ से एयर ब्लो करी, तो ये जो लिक्विड है आगे पीछे से ब्लो कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो ये एक एग्जांपल है SHM का। आपने पेंडुलम लिया, ठीक है, उसको छोटी सी ऑसिलेशन दी और वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने क्या लिया? एक स्प्रिंग लिया जिसके साथ एक बॉडी को अटैच किया, राइट, यहाँ से स्ट्रेच किया, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे वर्ल्ड में दैट रिलेट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट हम किसके साथ डील करने वाले हैं? मैंने शुरू में बताया था, वी विल बी डीलिंग विद सिंपल पेंडुलम ओनली। ठीक है, और किसी के साथ हम डील नहीं करेंगे इस लेक्चर में स्पेसिफिकली। ओके, नाउ कभी कभी ना ऐसे भी कह दिया जाता है जो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन होता है ना, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि देखो वैसे तो मोशन हाइपरबोला, पैराबोलिक, लीनियर, सर्कुलर, इलिप्टिकल कैसा भी हो सकता है, और इन सब में से सबसे सिंपल कौन सा होता है जिसके साथ डील करना बड़ा आसान होगा? मेरे ख्याल से सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन ना, यही होगा ना। तो और क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन का भी सबसे सिंपलेस्ट केस यही है, तो ऐसे बोल देते हैं कि SHM जो है इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ऐसे बोल देते हैं कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे अगर मैं पेंडुलम है मेरे पास, अगर पेंडुलम है, अगर मैं इसको बड़ी तेजी से ऑसिलेशन दूं, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? नहीं है ना। फिर आप कैसे कह रहे हो कि कह दो कि मैम आप कैसे कह रहे हो कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये केस है, हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में।
क्योंकि हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप ये सिंपल पेंडुलम को स्टडी करोगे, जो ये ऑसिलेशंस होनी चाहिए ये बहुत माइन्यूट होनी चाहिए कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखे। ये जो एंगल है जिससे आपने डिस्प्लेस करना है दैट शुड बी वेरी 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 स्मॉल। तभी तो आप इसकी जब डेरिवेशंस करवाते हैं बच्चों को, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा, टेंजेंट थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। क्यों? क्योंकि ये एंगल बहुत छोटे हैं, तभी तो रिप्लेस कर पा रहे हो ना। ठीक है, सो याद रखनी है ये चीज कि एंगल थ्रू विच आर पेंडुलम इज बीइंग डिस्प्लेस्ड वो ये क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली हम लोग बात करते हैं, अभी हम आएंगे वैसे सिंपल पेंडुलम पे, पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो सिंपल पेंडुलम हम बार बार स्टडी करते हैं अपने प्रैक्टिकल हमारी थ्योरी पोर्शन में, बट सिंपल पेंडुलम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि सिंपल पेंडुलम में हमने स्ट्रिंग कंसिडर करनी है मासलेस, बॉब कंसीडर करना है मासलेस, ऑसिलेशंस देनी है ना के बराबर। अरे कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल है पेंडुलम बताओ जिसमें हम ये सब चीजें ला सकते हैं? बॉब का कुछ ना कुछ मास तो होगा, स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ मास होगा, जिस एंगल से डिस्प्लेस करेंगे अरे वो भी कुछ तो होगा। ठीक है, तो फिर ये सब ये जो सिंपल पेंडुलम है ना, ये सब बनावटी कहानियां हैं, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, पर हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस का पार्ट है, हमारे में क्वेश्चन आता है तो हम तो अच्छे से पढ़ेंगे। बट ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी और सिचुएशंस होती है। सो द पर्सन हु आर गोइंग टू डू पीएचडी और हु आर डूइंग पीएचडी दे कंसिडर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कंस्ट्रेंट लगाते हैं, या एनर्जी लॉसेस को स्टडी करते हैं जो एक्चुअली इसमें प्रैक्टिकली पॉसिबल होते हैं। नेवरदलेस हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, ओके, सो हमारा जो सिंपल पेंडुलम होता है आपको पता है वहां पे f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ को एम में लिख दिया माइनस के एक्स। ठीक है, एक वैसे लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, सो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और यहाँ से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम into x is equals to 0. So this is your differential equation of SHM. SHM की differential equation है, k by m को ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है। ठीक है, सो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज योर्स इक्वेशन ऑफ SHM. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ ऑर्डर 2 डिग्री 1. ओके, अब इसका टाइम पीरियड हम डिराइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे कि जो टाइम पीरियड होता है ऑफ SHM, टाइम पीरियड समझते हो ना, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ए बाय एक्स, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का मॉड्यूलस लेना है। क्यों? क्योंकि आप देखते हो ना SHM में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, तो माइनस का अंडर रूट में आने का कोई मतलब नहीं है, इमेजिनरी नंबर्स में डील नहीं करने वाले हम लोग, तो इसका मैग्नीट्यूड लेना है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। ठीक है, आई होप यहाँ तक हम सबको सब कुछ क्लियर होगा। ऐसा कुछ हमने खास नहीं किया है ना? किया है वैसे, ऐसे नहीं कह सकते कि खास नहीं किया है, ये सब हमारा बेस बना रहे हैं, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ये सब हमारे बेसिक्स हैं। ओके, हमने इसकी इक्वेशन कर ली। अब हम आते हैं सिंपल पेंडुलम पे, जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ फोकस था, जिसको मैं शुरू से बोल रही हूँ कि हमारे पेपर में आता ही आता है, ऑलमोस्ट एवरी प्रीवियस ईयर में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन आवर क्लास कि ऐसा पेंडुलम, ठीक है, जिसकी स्ट्रिंग मासलेस है, जिसका बॉब मासलेस है, और इसको बिल्कुल माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट इसको देनी है और इसकी डिस्प्लेसमेंट को फिर स्टडी करना है, दिस इज योर सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सो व्हाट वी से, अ पॉइंट मास है, ठीक है, सस्पेंडेड बाय पॉइंट मास सस्पेंडेड बाय weightless and inextensible string fixed with a rigid support. ठीक है, सपोर्ट कैसा होना चाहिए? रिजिड ना, फिक्स्ड विद अ रिजिड सपोर्ट, इसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। पॉइंट मास है, ठीक है, जिसको सस्पेंड करना है एक वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ, वैसे भी पॉइंट मास है वो क्या ही एक्सटेंड कर लेगा, है ना, और वो एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है, तो वो हमारा क्या बनाता है? सिंपल पेंडुलम बनाता है। ये जो असेंबली है दिस इज सिंपल पेंडुलम। ठीक है, मैं आपको इसके ना रिजॉल्व करके दिखाना चाहती हूँ।
बाकी हम डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे तो नहीं जाएंगे, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द पेंडुलम वापस दैट टू द मीन पोजिशन, बैक टू द मीन पोजिशन। ठीक है, और ये मैंने बहुत जूम्ड वर्जन दिखाया है, ये चीज याद रखना। डिस्प्लेसमेंट ये थीटा बहुत शुड बी वेरी स्मॉल, राइट। नाउ यू नो वेट इसका mg नीचे लग रहा होगा, क्लियर है ये बात। टेंशन ऐसे लग रही होगी, और ये भी क्लियर होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी थीटा होगा। इफ दिस इज mg दिस विल बी mg cos थीटा, एंड ये क्या आएगा, क्या आएगा, mg sin थीटा, राइट। तो अब t किसको बैलेंस आउट कर रहा है, साफ दिख रहा है t किसको बैलेंस आउट कर रहा है, mg cos थीटा को बैलेंस आउट कर रहा है। एंड आपने तो फोर्स इधर लगाया है, तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दैट पेंडुलम वापस बैक टू द मीन पोजिशन, कौन सा फोर्स पॉसिबल है, mg sin थीटा। mg sin थीटा इसे वापस ला रहा है ना, ठीक है। सो mg sin थीटा इज योर रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। ये हमारा इसका कौन से फोर्स का काम कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स का। आपको बताया था ना ऑसिलेटरी मोशन में एक फोर्स लगता है जो पार्टिकल को मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, वो यहाँ पे कौन है, mg sin थीटा, ठीक है। ओके जी, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा, राइट। सो नाउ तो जो इसका टाइम पीरियड आता है, क्या आता है, हमें टाइम पीरियड से मतलब है, टाइम पीरियड जो आता है ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैं सिंपल पेंडुलम को एच डॉट पी लिख दूं बार बार लिखने की बजाय, है ना, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। व्हाट इज एल, व्हाट इज जी, जी तो हम सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एल क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। कहाँ से कहाँ तक, ये बात जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉब, इस बॉब की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से वहां तक की लेंथ, रिजिड सपोर्ट से यहाँ तक की लेंथ, ये जो है ये क्या है, एल है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे बड़ी फैसिनेटिंग सी बात, अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस की या नहीं, पर हमें दिखनी चाहिए वैसे, कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, बट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, बॉब के मास के इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर आप भारी बॉब ले लो या एक हल्का बॉब ले लो, दोनों का टाइम पीरियड सेम है अगर जी सेम है और लेंथ सेम है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टी है, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। ये जो मैं बात अलग से बताती हूँ ना, ये इनके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है हमने। तो टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम, ओके। और ये जी पे डिपेंड करता है और एल पे भी डिपेंड कर रहा है, वो तो दिख ही रहा है ना। अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ने का मतलब समझते हो, कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, अगर t is directly proportional to root l and t is inversely proportional to root g, मतलब लेंथ बढ़ी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेंथ कम हुई तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। वेर एज इट इज वाइस वर्सा या अपोजिट इन केस ऑफ g, कि अगर g बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, है ना, इनवर्स रिलेशन है, हमें दिख रहा है। जैसे अगर g हमारा जीरो हो जाए, कहाँ पे जीरो होता है, इक्वेटर पे होता है, पोल्स पे होता है, कहाँ पे जीरो होता है हमारा g, इक्वेटर पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे बेसिकली जी जीरो हो जाता है, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का मतलब कि हमारा बॉब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, मतलब वापस ही नहीं आने वाला, वापस नहीं आने वाला मतलब इट विल नॉट ऑसिलेट, ठीक है, इट विल नॉट ऑसिलेट, यहां से ये पता लगता है, ओके। तो अभी तक हमने जो राम कहानी पढ़ी है उसके बेसिस पे क्वेश्चन होना बहुत जरूरी है, वरना तो हम बोर हो जाएंगे, है ना। सो लेट अस डू वन क्वेश्चन, दिस इज योर प्रीवियस ईयर ओनली, ठीक है। इस लेक्चर में जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी वो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है हमारा। सो अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम is filled with a liquid, a fine hole, a fine hole is made at the end, a fine hole is made at the end of bob so that liquid
start coming out of bob if the bob is given small oscillation. If the bob is given small oscillation, how will its time period, कैपिटल डी लिए समझ जाओगे ना, टाइम पीरियड बी अफेक्टेड. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है टाइम पीरियड विल डिक्रीज. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, पूरा पूरा लिखने के बजाय. टाइम पीरियड विल इंक्रीज, टाइम पीरियड विल फर्स्ट इंक्रीज and then decrease, and D ऑप्शन no change या no effect कह लो on time period, वही का वही रहेगा टाइम पीरियड. ठीक है, सो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो. इजी है क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ऐसे समझना है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे वो तो देखते हैं क्या लगेगा कॉन्सेप्ट, है ना. ओके, सो यहाँ पे आप देखो, जो हमारा बॉब है सिंपल पेंडुलम का, दैट इज फिल्ड विद लिक्विड. ठीक है, उसको एक लिक्विड तक से भर दिया गया. जैसे हमारा बॉब है, इसको एक लिक्विड से भर दिया. ठीक है, अब एक नीचे फाइन होल कर दिया और यहाँ से लिक्विड जो है वो बाहर आ रहा है. तो और इसको थोड़ी सी ऑसिलेशन दे दी इस पेंडुलम को. ठीक है, तो अब इसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा ये बताना है. इसका टाइम पीरियड कम हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इसके टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, और यू विल सी नो इफेक्ट ऑन द टाइम पीरियड. पहली बात, नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड तो बिल्कुल गलत बात है. ठीक है, अब इन तीन में से देखो, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, ये क्या होगा. देखो, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जो लेंथ होती है, लेंथ क्या होती है, फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट से लेके इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस. राइट, जैसे जैसे पानी बाहर आता जाएगा, जैसे जैसे पानी बाहर आता जाएगा, पानी का लेवल जो है वो कम होता जाएगा. पानी का लेवल कम होता जाएगा तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे शिफ्ट होता जाएगा. पानी और नीचे आया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे शिफ्ट हो गया. तो जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट, चाहे थोड़ा ही सही पर बड़ा तो सही, पहले यहाँ तक है, फिर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, है ना. तो जैसे जैसे पानी नीचे आता जा रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे शिफ्ट होता जा रहा है, तो लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है. एंड यू नो दैट टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल. तो अगर एल बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अब बढ़ने वाली चीज यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया गलत, सेकेंड लास्ट ऑप्शन हो गया गलत, तो इन दोनों में आ गई कंफ्यूजन. अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब पानी सारा निकल जाएगा, when all of the water will come out, the bob will become empty. फिर से अब ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. फिर अब पहले तो देखो यहाँ तक पहुंच गया होगा, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहाँ तक पहुंच गया होगा जब पानी बहुत थोड़ा होगा. अब फिर से ये ऊपर चला गया, अब लेंथ क्या हो गई, कम हो गई ना. इसके कंपैरिजन में तो कम हो गई, लेंथ कम हो गई, तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो टाइम पीरियड इज गोइंग टू इंक्रीज फर्स्ट एंड देन इट विल डिक्रीज. प्रीवियस ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझा है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी लगा है. राइट, आ जाए नेक्स्ट पे. ओके, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन टाइम पीरियड. इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इसको तो हम वैसे सोच भी सकते हैं, अगर फॉर्मूला भी नहीं देखना ना फिर भी सोच सकते हैं, फिजिकली भी सोच सकते हैं, है ना. अब कैसे सोच सकते हैं, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो कि अभी मान लो ये आपका बॉब था, ये हवा में इसको झुला रहे हो तुम लोग. ठीक है, अब यहाँ पे रख दिया, इसको ले गए किसी वाटर में या किसी मीडियम में ले गए और इसको अंदर घुसा दिया, और अब इसके ऑसिलेशंस देख रहे हो तुम लोग. अब ऑब्वियस ही बात है, अगर इसमें कोई मीडियम आ जाएगा तो मीडियम इसको रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगा. रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगा तो जो इसकी ऑसिलेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, है ना. मतलब इसको ज्यादा टाइम लगेगा. मान लो इसको आप ले गए, वापिस आ रहा है, पानी इसे रोक रहा है, आने नहीं दे रहा वापस. ठीक है, इसको रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो इसका मतलब इसकी ऑसिलेशंस धीरे हो जाएंगी ना. ऑसिलेशंस धीरे होने का मतलब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. अब एक ही ऑसिलेशन कंप्लीट होने में उसे और टाइम लगेगा, क्योंकि मीडियम उसे रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. खींच के ले गए, यहाँ तक ले गए खींच के. ठीक है, हवा इतना, अब जब ये वापस आएगा एयर भी रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं. पानी तो ज्यादा, अगर अब इसको यहाँ तक ले गए, ये जब वापस आएगा पानी कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा इसको वापस आने में,
या कोई भी लिक्विड या कोई भी मीडियम, ठीक है। तो जब डेंसिटी बढ़ेगी ना तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम हो जाएंगी, अब वो धीरे धीरे वापस आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो वैसे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि T इंक्रीजेस with increase in density of medium, बट इसको फॉर्मूला वाइज भी देख लेते हैं, है ना। तो T का जो मान लेते हैं, रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉब, रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉब एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम जिसमें भी आपने इस बॉब को रखा है, और रो हमारा सिग्मा से बड़ा है, ये चीज ध्यान रखना, रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सो अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी फिर तो वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। 2 पाई अंडर रूट, ये आता है हमारा L बाय जी इंटू रो बाय रो माइनस सिग्मा। तो 2 पाई अंडर रूट L बाय जी बाहर लिख देते हैं, अंडर रूट रो बाय रो माइनस सिग्मा, इसको पुराने वाला टाइम पीरियड कह देते हैं, और हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है रो बाय रो माइनस सिग्मा, ठीक है। यहाँ से भी पता लगता है कि T डैश इज ग्रेटर देन T, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है हमें। चलो नेक्स्ट पे आए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, मुझे पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से ना लीनियर एक्सपेंशन होती है, ये हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में, याद करो। अगर L डैश इज द फाइनल लेंथ और L इज द इनिशियल लेंथ, तो ये चीज हमने पढ़ी है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में कि जो L डैश होगा दैट विल बी L इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, डेल्टा थीटा क्या है डेल्टा थीटा, चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये चीज हमने पढ़ी है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे लेंथ भी इंक्रीज करती है, चेंज इन लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और अगर टेम्परेचर कम होता जाए तो लेंथ कम होती जाती है, चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती जाती हैं। अब मुझे ये तो चलो पता लग गया कि लेंथ बढ़ने पे, टेम्परेचर बढ़ने पे लेंथ बढ़ेगी, तो माई टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ, ठीक है। तो अगर लेंथ बढ़ेगी तो भैया टाइम पीरियड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, है ना। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लेंथ ऑफ मटेरियल भी क्या करती है, इंक्रीज करती है, देयरफॉर टाइम पीरियड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैं टी वर्ड टाइम पीरियड के लिए यूज कर रही हूँ, मैंने टेम्परेचर के लिए TEMP लिखा है, ठीक है। अगर मैं कहीं टेंशन यूज करूंगी तो मैं उसको टेंशन पूरा लिखूंगी, बस ये याद रखना मैं पूरे लेक्चर में टी वर्ड, कैपिटल टी वर्ड इज यूज फॉर टाइम पीरियड। क्लियर रहेगी ये बात, ठीक है, मुझे बार बार एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी ये बात। और यहाँ पे जो ये अल्फा है ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर में चेंज लाऊं तो उस बॉडी की लेंथ में कितना चेंज आएगा। अगर मैं टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज लाऊं, चेंज मतलब इट शुड बी इंक्रीज, इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज, तो लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा, वो आपका क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और अगर किसी मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने पर उसमें ज़्यादा लेंथ में चेंज आएगा, और अगर अल्फा की वैल्यू कम है इट मीन्स थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने पर उसकी लेंथ में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे क्वार्ट्ज फाइबर के लिए या फोस्फोर ब्रॉन्ज जैसे जैसे मटेरियल के लिए जिनमें टेम्परेचर चेंज करने पर लेंथ पे इतना फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए अल्फा बहुत कम होता है। अल्फा कम मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर ज़्यादा चेंज नहीं आएगा उसकी लेंथ में। तो नेवरदलेस ये चीज़ें तो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में अच्छे से पढ़नी है, बट हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस है वो ये है, ठीक है। नाउ मान लेते हैं अगर ये टी डैश है, अब जो नई लेंथ है वो क्या है, एल डैश है। ये एल डैश की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ ना, तो करके देखते हैं। टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा रेज टू पावर हाफ। इसको तो पुराना टाइम पीरियड T लिख देते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देते हैं, राइट। टाइम पीरियड को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, T प्लस T बाई 2
अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीजिंग टाइम निकालने के लिए इसको इधर ले आए। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो पहले तो टाइम पीरियड से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड, और 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा दोनों साइड। तो दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड 50 अल्फा डेल्टा थीटा। डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हो, डायरेक्ट भी फॉर्मूला बन गया ये हमारा। ठीक है ना, आप डायरेक्टली भी इस चीज को लर्न कर सकते हैं। फाइन। सो दिस वाज अबाउट आर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा हमारे टाइम पीरियड पे, बॉब ऑफ पेंडुलम के टाइम पीरियड पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ये हमने पढ़ लिया। ठीक है भाई, अब आते हैं, हमने देखो लेंथ को अच्छे से स्टडी करा, लेंथ बढ़ाई। ठीक है, उसके अंदर मीडियम डाल के देखा, मतलब पानी डाल के देखा तो लेंथ पे क्या फर्क पड़ा, कैसे फर्क पड़ा, टेम्परेचर से लेंथ पे कैसे फर्क पड़ा। अब जी पे भी डिपेंड करता है टाइम पीरियड, देखा है ना, जी पे भी डिपेंड करता है, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। अब अगर जी बढ़ गया तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और अगर जी कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। क्लियर है ना बात। तो अब मुझे पता है, ये आपको याद होगा जब हम लिफ्ट वाले एलिवेटर वाले केसेस देखते थे कि अगर एक पर्सन एलिवेटर में है एंड इट इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, तो अगर लिफ्ट नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है तो उसके वेट पे फर्क पड़ता था, नॉट मास। ये चीज याद रखना है, फर्क किस पे पड़ता है, वेट पे। मास इज फिक्स्ड क्वांटिटी, मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस पे पड़ता है, वेट पे पड़ता है। तो ये चीज हमने देखी हुई है ना। तो अगर मैं पेंडुलम को is taken in a elevator, in an elevator, अगर मैं एलिवेटर में ले जाऊं, which is first part going upward। अब ये केसेस आपको वहां से काइनेमेटिक्स से याद होने चाहिए। अगर वो ऊपर जा रही है तो नेट एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, g प्लस ए हो जाता है इफेक्टिव। तो अगर t डैश निकालना है तो 2π√L/g डैश आएगा। g डैश की जगह क्या लिखूंगी मैं, g प्लस ए, नेट एक्सेलरेशन बढ़ गई तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया। क्लियर है। अब डाउनवर्ड में क्या होता है भाई, डाउनवर्ड में जी इफेक्टिव कम हो जाता है, जी डैश जो होता है वो जी माइनस ए हो जाता है। तो टी डैश क्या आएगा, 2π√L/g माइनस ए। अगर जी कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। थर्ड सिचुएशन है, अगर एलिवेटर इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या इज एट रेस्ट। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर वो रेस्ट पे है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी तो टाइम पीरियड, अगर ये जीरो हो गया, समथिंग बाय जीरो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा ऑसिलेट करने के लिए, मतलब ऑसिलेट ही नहीं करेगा, है ना, क्यों पागल बना रहे हैं, है ना, ऑसिलेट ही नहीं करेगा। और फ्री फॉल के केस में, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्री फॉल के केस में, अच्छा सॉरी ये हमारा केस फ्री फॉल का हो गया। वेट वेट वेट, अगर वो एक्सेलरेशन जीरो है तो जो जी इफेक्टिव है वो जी के इक्वल हो गया, यहाँ जी आएगा। ठीक है, तो टी डैश टी के इक्वल हो गया। फ्री फॉल में होता है हमारा जो जी डैश है वो जी के, दैट इज जी माइनस जी। यहाँ फ्री फॉल के केस में नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है, नेट ग्रेविटी जीरो हो जाती है फ्री फॉल के केस में, है ना। तो यहाँ से टाइम पीरियड आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये चार सिचुएशन हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में ये इफेक्ट्स देखते भी हैं, राइट। ओके, अब क्वेश्चन आपको बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, relation between time period of simple pendulum on moon and earth. First is Tm is equals to √6 times Te, Te is equals to √6 times Tm, Te is equals to 6 times Tm, या फिर आप कह सकते हो Tm is equals to 6 times Te। इन चारों में से जल्दी से बताना है हम लोगों को, क्या बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन वैलिड है। Tm is the time period on the surface of moon,
T is the time period on the surface of Earth. अब मुझे पता है T is equals to 2 pi under root L by G. अब लेंथ तो चेंज करी नहीं, कहीं नहीं कहा ना लेंथ चेंज की है. अब तो कहोगे G भी कहाँ का है चेंज करिए, पर आई हैव दैट बेसिक नॉलेज कि जो GM होती है दैट इज GE by 6. पता है ना मुझे ये बात. तो अगर मैं इसको T ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ कह रही हूँ तो T ऑन द सर्फेस ऑफ मून क्या होगा, 2 पाई, L तो वही रहेगा, GM. ठीक है, सो TM बाई TE कितना आएगा, डिवाइड कर देते हैं, 2 पाई अंडर रूट L बाई GM डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट L बाई GE. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, GE बाई GM. GM की वैल्यू पुट कर दें, GE बाई 6 ऊपर आ जाएगा. So Tm by Te equals to root 6 या फिर Tm is equals to root 6 times Te. So this is your answer, first one. ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल बेसिक वाला है ना. अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिर हम दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारा ये जो हमारा सारा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था हमारा सारा क्लियर हो जाएगा एंड वी विल बी रेडी फॉर आर एग्जाम. ठीक है, सो एग्जाम रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली. ठीक है, सेकेंड्स पेंडुलम. अब ये सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, सेकेंड्स पेंडुलम मतलब ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 2 सेकेंड है. मतलब उसको एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकेंड लगता है, वो हमारा सिंपल पेंडुलम है. ठीक है, पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स, मतलब जिसको एक चक्कर कंप्लीट, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगे, 2 सेकेंड लगे, वो हमारा सेकेंड्स पेंडुलम है. और अब पेपर में क्या आता है कि इसकी लेंथ बताओ कितनी होनी चाहिए. ऑन द स्पॉट भी कैलकुलेट की जा सकती है, लर्न भी की जा सकती है, पर हम तो एक बार कैलकुलेट करके देखें. स्क्वायरिंग कर दे, एल निकालनी है, सारी वैल्यूज पुट कर दो. टी है हमारा 2 का स्क्वायर 4, एल जी हमारा 9.8, जनरल जो आप लेके चलते हो तो यहाँ से आ जाएगा 0.99 मीटर या अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर होनी चाहिए सेकेंड पेंडुलम की लेंथ. ठीक है, सो दिस इज आवर सेकेंड पेंडुलम और इसकी फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हो कितनी होगी. अगर टाइम पीरियड हमारा 2 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी हमारी 1/2 दैट इज 0.5 हर्ट्ज. सो दिस इज योर सेकेंड पेंडुलम. नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ. अगर हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी इनफाइनाइट लेंथ है तो उसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए. वी विल नॉट गो इनटू कैलकुलेशंस, बट इसको याद रखेंगे 84.6 मिनट. 1 घंटे से भी ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा उसे रिटर्न करने में. सोचो जब ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो कितना टाइम लगा होगा, कितना बेचारों ने वेट किया होगा, है ना. पर चलो हमें रिजल्ट मिला. व्हाट मैटर्स इज अल्टीमेटली रिजल्ट, है ना. मेहनत हम सब भूल जाते हैं एग्जाम के लिए की हुई, वंस वी गेट द रिजल्ट, है ना. बट मेहनत तो एक बार तो करनी ही पड़ेगी, राइट. सो वी आर गोइंग टू डू नाउ क्वेश्चंस जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. तो यू नीड टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए है T of simple pendulum depends upon its amplitude. ठीक है, मैं आपको 4 स्टेटमेंट दे रही हूँ, फटाफट से पढ़ेंगे और रिप्लाई करेंगे. ठीक है, सोच के देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे कि हमें इसका आंसर आता है या नहीं आता है. इनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है. यू नीड टू चूज दैट स्टेटमेंट. इन सिंपल पेंडुलम टाइम वेरीज linearly with length of pendulum. And D is the graph between length of pendulum and T is a parabola. ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार सबने कोशिश करनी है, नहीं तो जिसने ऐसे कर लिया मेरे लिखते ही लिखते, वेरी गुड. ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, एसपी मतलब सिंपल पेंडुलम, डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड. टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, वो उसकी लेंथ के इंडिपेंडेंट होता है. वो लीनियरली वेरी करता है विद द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड द ग्राफ बिटवीन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड टाइम पीरियड इज अ पैराबोला.
अब भैया देखो, मुझे तो पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला बस इतना होता है, मुझे तो अभी तक आ गया। तो मैम आपने यही बताया कि टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो यहाँ से ये देख के तो पता लगता है कि लेंथ के इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन कट, ये तो काट दे भाई, कर दे इसको गलत, ठीक है। एंड वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ये भी गलत है, मैंने कहीं पे भी एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करता हुआ दिखाया। बात आती है इन दो ऑप्शंस में, कह दो मैम 50-50 तो फिर भी रह गया, अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ। ओके, इन सिंपल पेंडुलम टी वेरीज लीनियरली विद द लेंथ ऑफ पेंडुलम। टी जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम के साथ, दिख रहा है लीनियर वेरिएशन, कह दो दिख रहा है। पावर हाफ नहीं दिख रही हमें, दिख रही है, तो लीनियर वेरिएशन कैसे हुआ, तो आंसर तो डी आ गया। अब डी भी कैसे आया पता होना चाहिए कि वो ग्राफ के, उसका ग्राफ पैराबोला होना चाहिए। टी इज इक्वल टू 2π√L/g, तो यहाँ से टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, या आप ये कह सकते हो टी स्क्वायर, एक दूसरे के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। पैराबोला की इक्वेशन ऐसी ही होती है, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक, ठीक है भाई। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, में किसी को डाउट नहीं होगा, सबने यही ऑप्शन चूज किया होगा जब जैसे भी सॉल्व किया होगा। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L suspended from the roof of train, suspended from the roof of train which moves in horizontal direction, which moves in horizontal direction with acceleration a, then time period is given by, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, t इज इक्वल टू 2π√L/g, चेंज ही नहीं हुआ टाइम पीरियड इस केस में, तो है ना 2π√L/√L² प्लस जी स्क्वायर, 2π√L/g प्लस a, 2π√L/g माइनस a, ठीक है। सो एक सिंपल पेंडुलम है जो ट्रेन के साथ की रूफ के साथ कनेक्टेड है और ट्रेन जा रही है आगे विद एक्सेलरेशन ए। तो ट्रेन की एक्सेलरेशन इधर होगी, इसकी खुद की ग्रेविटी नीचे हो गई, हमें क्या दिखेगा, जी इफेक्टिव दिखेगा। दो क्वांटिटीज हैं, उनका वेक्टर सम, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो आप यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है, लेंथ पे तो चेंज आया नहीं, अगर चेंज आया होगा तो ग्रेविटी पे आया होगा, और आ रहा है देखो, अब ये एक्सेलरेशन ए है, यहाँ से g है, नेट इफेक्ट कुछ और दिख रहा है भाई हमें, ना हमें ए दिख रहा, ना हमें g दिख रहा, हमें g इफेक्टिव दिख रहा है। कैसे निकालते हैं वेक्टर सम, अगर दो वेक्टर्स हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू ए कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल 90 cos 90 0, जी इफेक्टिव आ गया। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π√L/g, L/g इफेक्टिव, जी इफेक्टिव की जगह लिख देना है हमें। तो ऑप्शन कौन सा ठीक आया, बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा, है ना, सबको क्लियर हुआ होगा वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, ओके।